सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज एक बड़ी खबर से और एक ऑब्वियसली अफसोसनाक खबर से हम ये प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज पेशावर फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक हुए और फायरिंग के तबादले में एक कैप्टन और हवलदार जो हैं वो शहीद हो गए। और जाहिर सी बात है, ISPR के मुताबिक ये खबर हमें पता चली कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावर के इलाके में हसन खेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला मिली और उस पर एक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द तो हलाक किए गए, 3 जख्मी हुए, लेकिन फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीक साहब जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश की। तो ये जाहिर सी बात है एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको जहन्नम रसीद कर रहा है दहशतगर्दों को, लेकिन हमारी जो जवान हैं उनकी हिफाजत करे। आज एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया नाजरीन, अमीर मुकाम साहब ने, फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन्स। उनको वेलकम करते हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपके आने का और वक्त निकालने का। अमीर मुकाम साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, ये पहला सवाल पेशावर से ही शुरू कर लेते हैं या KP से ही शुरू कर लेते हैं। क्या KP और वफाक के दरमियान इस वक्त कोई है महाज़ाराई? अली अमीन गंडापुर के साथ कोई महाज़ाराई है या ये सिर्फ बातों की हद तक है? क्योंकि कल SIFC का जो इजलास हुआ था, पहले उनको शिरकत के लिए दावत नहीं दी गई, फिर उनको दी गई और फिर वो आ गए। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि KP को आप जितनी अच्छी तरह समझते हैं और आप फेडरल मिनिस्टर भी हैं, तो आपके तहत वो तमाम इदारे, ये तमाम रीजन आपके अंडर भी आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं भी आज का जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और इसमें फोर्सेस के 2 जवान शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत नसीब करे। और मैं ये उनको दाद कि उनकी वजह से, इन फोर्सेस की वजह से, उनकी क़ुरबानियों की वजह से आजकल भी वही मोमेंट और ये मुमकिन है। और दहशतगर्दी एक इस तरह नासूर है जिसमें जब पूरी कौम एक साथ न हो और एक ही बात न हो तो वो चलते रहेगी। और हमारे अनफॉर्चुनेटली ये मैं कोई ये नहीं कहता, मगर दिल की बात है कि वही जो गवर्नमेंट सारा तीसरा टेन्योर है उनका, तो उनकी प्रायोरिटी ये नहीं रही। सबसे बड़ी बात है KP गवर्नमेंट की तरजीहात में है ही नहीं कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया जाए, उनके साथ मुकाबला किया जाए और ये किया जाए। इस तरह अभी तक वही ये सिस्टम चल रहा है। बहरहाल जो वाक़या हुआ काबिल अफसोस है और अल्लाह ताला उन दोनों जवानों की मग़फ़िरत नसीब करे और उससे लोगों को एक करेज, हौसला मिलता है कि उन्होंने शहादत दी, मगर ये मैसेज दिया कि मुल्क किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ना है और इसमें जो भी दहशतगर्द और इस तरह एलिमेंट्स है उनका ज़रूर मुकाबला किया जाएगा और उनका खात्मा किया जाएगा। बेशक। मैं आपकी सवाल की तरफ आता हूँ। आपने सवाल किया, मुझे भी इस पर बहुत, कल भी मेरा आपने देखा होगा, मैं सवाल भी बाहर में था तो वही भी मैंने बात की कि इंतहाई ताज्जुब की बात है। वही हमारे KP से अपनी सियासत के लिए और सोशल मीडिया में ज़िंदा रहने के लिए और लोगों के ज़हनों को मफलूज बनाने के लिए क्या क्या बातें की जा रही है, हक़ाइक़ क्या है और बातें क्या की जा रही है। ये बात सबसे पहले अगर मैं शुरू करूँ, ये कोई बात है कि भी हमने देखी है कि फेडरल गवर्नमेंट का बजट अभी आया नहीं, आपको ये पता नहीं है कि हमें कितना मिलना है। ये तो वही बजट आकर वो बता देगा कि हमारे साथ इतने पैसे है और इसमें NFC अवार्ड और इसके तहत हर एक सूबे का इतना शेयर है, तो उस शेयर को सामने रख कर लोग उस पर वर्किंग करते और बजट बनाते। तो इस तरह लोग, इन लोगों के बारे में क्या बात की जाए कि बस वैसे अपनी मशहूरी के लिए कि हमारे साथ सब कुछ, हमारी तो अपनी कोई रिसोर्सेज है नहीं उनके पास, जनरेट ही नहीं किया। उनकी 11वां साल है कि उन्होंने कितने रिसोर्सेज, कितनी बिजली बनाई, कितने और इनका काम किया, वो तो काम तो किया नहीं कोई भी। तो वही सब कुछ जो मरकज़ से लेना है, जब मरकज़ से कोई चीज़ आई नहीं तो इस पर किस तरह बजट, ये वैसे सारे लोग भी हमारे KP के पीछे हंसते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट है और किस तरह लोग हैं और किस तरह मुंतखब मेंबर है
कि उनको यही भी समझ नहीं आता सिर्फ मैंने इसके लिए इतने मंजूर किया, इसके लिए इतना रख दिया, इसके लिए इतना रख दिया। तो सबसे पहले तो उसकी वही नॉन सीरियसनेस की, और ये बात कि रोज़ाना सिर्फ सोशल मीडिया में और मीडिया में ख़बर चलाने के लिए कभी कहता है मैं वो अपना हाउस पर कब्जा करूँगा, कभी कहते हैं गृह स्टेशन पर कब्जा करूँगा। तो इन चीज़ों से मुझे समझ ही नहीं है। अगर आप कब्जा करते हैं तो ये तो न मेरे और न उसकी बाप की जागीर कोई चीज़ तो नहीं, ये तो इस कौम की है, हुकूमत की है। अगर आप कब्जा करते हैं तो सारी बिजली बंद हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी, नुकसान किसका हुआ? हमारी आवाम का हुआ, KPK की आवाम का हुआ। तो उनको इस चीज़ का नहीं कि आवाम को बिजली आप नहीं दे रहे तो उनके MP है ना, आपको पता है कल उन्होंने गए, उन्होंने फीडर खोले, उन्होंने कहा सारी बिजली दूंगा, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी KP में अगर ये इस तरह किया कि आपने लोड शेडिंग की और लोगों को बिजली ना दी तो मेन बंद कर दूंगा, तो इस्लामाबाद तक बिजली नहीं जाएगी। ये तो उनकी बात है, किधर बंद कर सकते हैं। कल पर आया वही पावर मिनिस्टर के साथ और उसके साथ बैठा रहा, उसका चीफ मिनिस्टर, और उसके साथ बात, जब आखिर में आपको वही बात करनी है बैठने की, तो आपको पहले से बैठना चाहिए। तो इतने चीज़ें मारने की क्या ज़रूरत है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा? तो ये नॉन सीरियस है। 2 दफ़ा पहले हमने चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उसकी मुलाकात कराई, उसने यकीन दहानी करवाई कि सारे साथ चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसको वही अडियाला से दूसरा ऑर्डर आता है, तो वही करके और उसके वीडियो बना के वो अडियाला में भेजने के लिए कि मैंने ये कहा, मैंने वो कहा। उसको ये पता नहीं है कि इसका नुकसान आवाम को है, KPK की आवाम को है। तो ये बात जो हो नहीं सकती तो इस तरह किस तरह करते हैं? लेकिन फिर अमीर मुकाम साहब, क्या वजह है कि KP की आवाम बार बार उन्हीं को जिताती है? ये ताज्जुब की बात है कि तीसरी दफ़ा उनको मैंडेट देना, और उसने वही इतनी जो सोशल मीडिया और इसमें अगर आप दलाइल से बात करें, उसके साथ कोई दलील तो है नहीं। अगर आप दलील की बात करते हैं, उसको चाहिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि जब बात शुरू करते हैं तो आवाम की कोई बात करें कि हमारी हुकूमत आई, हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, ये काम करेंगे, नए मनसूबा बनाएंगे। जिस तरह मैंने कहा कि आप मरियम नवाज़ की पैरवी करें, वही बात करें, उसके साथ कम्पीट करें कि अगर उसने पंजाब में ये दिया है तो हम KPK के आवाम को भी ये दे रहे हैं। तो वो चीज़ तो उसके साथ है नहीं, बगैर इस तोड़ फोड़ के और इसके कि ये कब्ज़ा करूँगा, वो कब्ज़ा करूँगा, ये काम करूँगा। तो वही जो आवाम की ब्रेन वॉशिंग जो सोशल मीडिया पर सोशल इन्फ्लुएंसर भर्ती करके, और वही चीज़ सारे KP गवर्नमेंट के उनको लास्ट 10 ईयर से पे किया है। तो इस तरह चीज़ चलाई है कि वो लोग कोई सुनने के लिए है ही नहीं, मगर आखिर में उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि दिन क्या है और रात क्या है और फैक्ट्स क्या है। अमीर मुकाम साहब, में एक बात बताइएगा, ये जो जजेस ने जो ख़त लिखा है और उसके बाद जो एक हमें लग रहा है कि महाज आराई है इदारों के दरमियान, और सुनने में ये भी आया है कि जी वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ जो काबीना के मेंबरान या दीगर लोग हैं वो भी नाराज़ हैं, क्योंकि बकौल उनके बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है, केसेस में जल्दी जल्दी रिलीफ दिया जा रहा है। और जजेस ये कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है और हमारे ऊपर दबाव डाला जाता है। आपको तो पता ही होगा पूरा, 6 उन्होंने ख़त भी लिखा, सुओ मोटो भी हो गया। तो ये क्या मामला है? मतलब है ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके ऊपर, आपकी हुकूमत पर रिफ्लेक्ट करती हैं ना, क्योंकि देखें अवाम के सामने तो आप हैं, अब अवाम ये कहती है कि ये इनकी गलती है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, इनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मतलब ये कि वही बात तो उसने सोमोटो चीफ जस्टिस ने लिया सुप्रीम कोर्ट में, और वही बातें सामने वही है। तो मैं उस पर मेरे कोई कमेंट्स देना और ये मुनासिब नहीं है। वो बातें सारे, मगर किसी हमारी गवर्नमेंट के किसी बंदे का अगर नाम उसके साथ है तो बता दे लोगों को कि फला बंदे ने मुझे कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, दूसरे उसके नुमाइंदे ने कहा, इस तरह बात की है। तो इस तरह तो कोई सबूत है नहीं, बकाया वही उसने इस पर एक्शन लिया और क्या है कि उसके आप सबूत दिखाए, आपको किसने कहे, किसने नहीं कहे। तो वही चीज़ चल रही है। मैं कहता हूँ कि इसी तरह माज़ाराई कौम और मुल्क के मफाद में नहीं है, मतलब है कि कौम और मुल्क के मफाद में नहीं है और नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तहरीके इंसाफ से कोई बातचीत का फैसला करने वाले हैं आप? करेंगे या नहीं करना चाहिए? हमारी उनके साथ क्या बातचीत करेंगे? उनका एजेंडा बातचीत उसके साथ हो सकती है कि उसका ये सोच फिक्र हो कि मुल्क के लिए क्या किया जाए। जिस तरह पहले अपोजिशन में हम आ गए, हम भी आए थे अपोजिशन में, और सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने उसको
मिसाकी मईशियत की कि आप आओ ये करते हैं, हम यहाँ बैठे आप वही बैठते, मगर इसी एक बात पर इक्तिफा करें। वो तो उस टाइम का वज़ीर आज़म तो उसके साथ हाथ मिलाने के लिए भी नहीं तैयार था, उसको सुनने के लिए भी नहीं तैयार था, और उसके बाद कोई अहमियत नहीं देगी। आज भी हम पार्लियामेंट में होते, मैं हैरान हूँ, मैंने से पूछा, सारे दिन नारे लगाते, शोर करते, ये क्या करते हैं, कोई मतलब की बात करो। उससे मुझे खुद एक एमएनए को मोबाइल देता है, दूसरे को तो मेरे वीडियो बनाए, तो कहते हैं हमारा काम हो गया। मुझे खुद का हमारा ये काम है कि हम लोगों में भी ये भेज देते हैं कि हम आज इतने गालियाँ दी, और अपने लीडर को भी ये भेजते हैं। हमारा और क्या काम है कि ये काम होना है नहीं होना है क्या है। तो उन लोगों के साथ क्या कि उनकी वो 9 मई वाला दे के, दूसरे वाक़यात दे के, अभी उनकी गवर्नमेंट है उसके बयानात दे के कि वो कितने आईन कानून और KP के अवाम के साथ मुखलिस है, तो उनके साथ क्या बात हो सकती है। बातचीत तो इस बात पर हो सकती है, वो कहता है कि हमारा सिर्फ एक इमरान जो कहे वही होगा, हमारा लीडर जो कहे वही होगा। तो ये वो तो उनकी बात है ना, KP में उसकी मैंडेट किसने चोरी की है, सारे वही लोग नहीं बैठे, तो उनके हाथ किसने रुकवाया है कि KP के लिए काम करें। उनकी गवर्नमेंट है, उनकी 2/3 मेजॉरिटी है, यहाँ से भी सारे वही आए हुए, वही से भी सारे वही बैठे हुए, उसके लिए काम कर लेना चाहिए ना। एक बात बताएं, देखें आप तो जाहिर है इस पार्टी के, मतलब है आप मुझे याद है इलेक्शन से पहले मैंने आपसे जब ऑडियो पे आपसे बीपर ले रही थी, आप जा रहे थे पेशावर की तरफ, और उस दिन आपकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब से आपका ताल्लुक है, नज़दीकी ताल्लुक है, आप उनके माइंडसेट को भी समझते हैं, आपकी उनसे काफ़ी मुलाकातें भी होती रहती हैं। मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में वो सदर मुंतखब हो गए हैं दोबारा, पहले सुनने में आ रहा था कि शायद 28 तारीख जी कि पहले वो शायद हुकूमत, क्या ये बात दुरुस्त है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बजाते खुद इस मैंडेट के साथ हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो खुश नहीं थे, वो चाहते थे हुकूमत ना ली जाए? प्लीज़ ज़रा ये बताइए। ये मतलब है कि नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी का कायद है, और अब भी उसका जो फैसला हो वही आखिरी होता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अलबत्ता वो ख़ुद इसके लिए कि बार बार शहबाज शरीफ साहब ने और हम सब की ये ख्वाहिश थी, तो उसने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता हूँ इस मैंडेट के साथ, कि मैं मेरी ठीक ठाक मैंडेट ना हो तो उसके साथ बनना नहीं चाहता हूँ। ये बात उसने ज़रूर की है। बाकायदा 2 रास्ते थे, वो नवाज शरीफ साहब भी सबसे बेहतर समझते, अगर इन हालात में हम न लेते तो क्या होना था। दूसरा ऑप्शन बताना था कि अगर हम ना थे तो PTI वालों को किस तरह देते थे 90 मेंबरान पर, वही तो 181 तो चाहिए थे ना, 181 मेंबर तो चाहिए थे, या 171 तो चाहिए थे होते, तो उनके साथ वो किस तरह बना सकते थे। वो तो हमने पहले दिन से कहा था कि जो भी बना सकता है बना दे। तो या तो फिर इस मुल्क का इस तरह हाल होना और या इस मुल्क को आगे लेके जाना था। तो अभी आप सारे देख रहे हैं, कोई मुखालिफ जो भी कहे, मगर जिस तरह मेहनत शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं दिन रात, जिस तरह लगे हुए और जिस तरह बेहतरी आ रही है, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वही जो बाहर से आ रहा है, जो तगुदा हो रहा है, जो मेहनत हो रही है, और उसमें आर्मी चीफ का और उसका भी बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा कि उसका काम वो नहीं है, मगर वो कहता है कि हम सब का ये काम होना चाहिए कि मुल्क आगे बढ़े और मुल्क के लिए कोई काम कर सके, मईशत के हवाले तो उसके खासकर मईशत के हवाले से। और वही जो आप देखें SIFC जो बन गई, कल भी उसकी लंबी चौड़ी मीटिंग थी कई घंटे, और उसमें काफ़ी आगे चले। तो दूसरा ऑप्शन पर हो नहीं सकता। अगर हम पहले PDM की दौर में आए, 14 पार्टियाँ थे, हमें ये भी एहसास था कि हमारा सियासत इसमें हमें नुकसान होगा सियासी तौर पर, मगर उसी टाइम क्या करते थे, उस टाइम भी दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। दूसरा ऑप्शन नहीं था, वही ऑप्शन था, इसलिए ले लिया और उस मुल्क को डिफॉल्ट से बचा दिया। अब भी अगर हम आए तो इसी वजह से आए कि या तो ये मुल्क अब सबका है, अगर मुल्क ना रहे तो फिर क्या होगा, सियासत कौन करेगा और क्या हो। तो ये मुल्क की मफाद में है। चले मुल्क की आप मफाद में आए, अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क हम सबका है, हम मुल्क की मफाद में आए हैं, तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक बड़ी पार्टी, मतलब है ये देखें, ये तो आप लोगों के साथ हो चुका है ना। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ ये 3 दफ़ा नहीं हुआ? कितनी दफ़ा उनकी हुकूमत को लपेटा गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। कभी इस बहाने से, कभी उस बहाने से, 2/3 मेजॉरिटी पे भी, बगैर 2/3 मेजॉरिटी के भी, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से आप उन्हीं की हुकूमत उड़ाई गई है बार बार, ठीक है।
उसके बावजूद भी चले वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बात सुन लेते हैं, आ जाते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त मुल्क में ग्रैंड डायलॉग क्यों नहीं हो सकता। ये तो दोबारा हो जाएगा मामलात। आपको तो पता है कि जेल के अंदर मामलात ठीक हो गए तो फिर किसी और की शामत आ जानी है, फिर जेल के अंदर कोई और होगा और जेल से बाहर कोई और होगा। तो ये तमाशा कब तक चलेगा? आप सब लोग मिल बैठकर खुद से अपनी डायलॉग क्यों नहीं करते? मतलब खुद से आप लोग अच्छी बात है। मैंने जो आपकी ये पहला सवाल भी ये था, मैंने कहा कि हमारी सब की विल ये हो, हमारा सोच ये हो, तो वो तो आप माजी में देख ले क्या हुआ। कोई डायलॉग नहीं, कोई हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे वही लोग, इमरान खान और उसकी पार्टी। तो ये तो अच्छी बात है। हम भी कहते हैं कि सारे बैठ जाए और बात करें और मुल्की मफाद में बात करें, जमहूरियत की मफाद में बात करें, इस तरह बात होनी चाहिए। मगर कोई अगर अपने ज़ात से निकल जाए, अगर इसकी कोई हर एक बंदा अपने ज़ात में बैठा हो, जो सिर्फ मैं होना चाहिए, अगर मैं यहाँ हूँ तो ठीक है, मैं नहीं हूँ तो न मुझे पाकिस्तान चाहिए और न मुल्क चाहिए और न आगे जाना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल आप अच्छी कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि सबको मिलजुल कर मुल्क की मफाद में, जमहूरियत की मफाद में और उसके लिए बात कर लेनी चाहिए। तो खान साहब के हवाले से क्या आपको लगता है कोई नियर फ्यूचर में? नहीं, वो तो आप लोगों से तो वो कहते हैं हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि ये तो पपेट है। वो तो बात करना चाहते हैं फ़ौज से। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि हम बात करेंगे फ़ौज से, हम DGI से बात करेंगे, हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से बात करेंगे। तो आपको लगता है कि कोई माहौल बन रहा है इस तरह का बातचीत का, या कोई दरवाजे नहीं खुलने वाले? मैं तो उनकी स्पोक्समैन नहीं हूँ, मगर उसको जवाब मिल जाए। आप फेडरल मिनिस्टर हैं तो आपके पास खबरें तो होंगी कि वज़ीर आज़म क्या सोचते हैं। मगर मैं कहता हूँ उसके जवाब तो जिन लोगों से वो बात करना चाहते हैं उन्होंने खुद जवाब दिया है कि आपके साथ किस तरह बात करेंगे। आपने जो साजिशें की है इस मुल्क के खिलाफ, 9 मई का कितना बड़ा प्लान बनाया इस मुल्क के खिलाफ, आपकी सोच फिक्र, तो हम आपके साथ किस तरह बात करें? वो जवाब तो उन्होंने खुद दे दिया। मेरे कहने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए अमीर मुकाम साहब कि ये इसी तरह चलता रहेगा मामला, इसी तरह सड़कों पे, लड़ाइयों पे, झगड़ों पे, और अगर आप खुदा ना खास्ता कोई मैसिव डिलीवरी ना कर सके, मैं खुदा ना खास्ता कह रही हूँ, मेरी दुआ है कि आप करें क्योंकि हमारा जीना मरना इस मुल्क में, तो उसके बाद अगले इलेक्शंस में क्या PMLN का क्या रह जाएगा? क्योंकि PPP तो सारे अच्छे ओहदे लेके साइड पे बैठी हुई है, वो तो हर चीज़ से बरी जमा है, उनसे जो सवाल करो वो कहते हैं आपसे पूछो। ये बात यह है कि उम्मीद है हमें कि इंशाअल्लाह ताला डिलीवरी हम कर भी रहे और मज़ीद भी करेंगे। अगर हमारी एक पंजाब में गवर्नमेंट है तो सबके सामने कोई डिलीवरी भी हो रही है और काम भी हो रहा है, सारे देख रहे हैं, और यहाँ मरकज़ में भी देख रहे हैं कि कितनी डिलीवरी हो रही है और कितना काम हो रहा है, और रोज़ बरोज़ वो महंगाई का, डॉलर का, दूसरे चीज़ों का, इन्वेस्टमेंट का, सारी चीज़ें देख रहे हैं। उम्मीद हमें रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी और ज़रूर आएगी, और उन लोगों को एहसास एक दिन होगा जो सड़कों वाली बात करते, तो ये दिन इतने दूर नहीं, अब भी इसमें बहुत कमी आई है कि सड़कों पर लोग निकले ही नहीं, कि उसका असल चेहरा जान जाएगा कि उसका मतलब क्या है और मुल्क के साथ कितने मुखलिस है। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर अमीर मुकाम साहब से। अमीर मुकाम साहब, एक बात बताइएगा, आप ये कह रहे हैं कि पंजाब में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, मतलब डिलीवरी भी हो रही है, सस्ती रोटी की भी बात हो रही है, मरियम नवाज साहिबा मतलब एक खातून जो हैं वो वज़ीर आला बनी है पहली दफ़ा PMLN की तरफ से। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो ये बिल आ रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ, जो कदखने लगाई जा रही हैं, मतलब बात नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते, हत्तक इज़्ज़त के दावे होंगे, खबर नहीं दे सकते, मीडिया पे पाबंदी, टिकटॉक पे पाबंदी, इस चीज़ पे, इंस्टाग्राम पे पाबंदी, ट्विटर आप लोगों ने बंद किया हुआ है, ये इस किस्म की बंदिशों से मेरा ये सवाल बनता है कि आपको लगता है कि आवाम आपसे मतलब खुश होगी? मतलब वो तो और चिढ़ रही है ना, सारी माजरत के साथ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन उनका गुस्सा और वबाल आप पे निकल रहा है कि ये भाई ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। मतलब ये है कि एक दायराकार ज़रूर होना चाहिए। अगर किसी पर आप इस तरह झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं और उसका हक़ाइक़ के साथ कोई वास्ता ना हो और उस बंदे में वो काम हो भी नहीं, तो इसके एक दायराकार, एक कोई लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना, कि इस तरह हर एक की अपनी मर्ज़ी नहीं होगी, जो भी खबर देता है और जो सोशल मीडिया पर चलाता है और जितने झूठ बोलते हैं उसकी अपनी मर्ज़ी है, जिसको जिस तरह बदनाम कर देते हैं,
तो एक लिमिटेशन ज़रूर होनी चाहिए। बकाया जो इस तरह कोई बात नहीं है कि उनकी कोई लिमिटेशन है। अगर किसी ने इस तरह गलत बात की, इस तरह झूठ बोला, अगर सच है तो सारे ले, उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई फैक्ट्स है, सबूत है, सब कुछ। ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टिकटॉक पे जो वीडियोस बन रही हैं, मैं अब जिक्र नहीं करना चाहती, ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब मैं ये देखती हूँ, लेकिन जो जिस तरह तज़हीक की जाती है उसमें बहुत सारे, आपको पता है नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, मुझे नहीं पता आपने देखी हैं या नहीं देखी। और जाहिर सी बात है पीटीआई का सोशल मीडिया आपको पता है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब तो ये है कि मतलब है कि पाकिस्तान से आप रोकेंगे तो पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानीज में, बिकॉज हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। या तो आप इतना अच्छा नैरेटिव बनाएं, या तो आप आवाम के लिए इतना अच्छा नैरेटिव बनाएं, और दूसरा ये कि कहा यह जा रहा है कि पंजाब से ये बिल इसलिए पास करवाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बाकायदा बहुत गंभीर मुहिम चलाई जा रही है इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। ये जाहिर बात है, मैंने आपको कह दिया ना कि इस तरह मुहिम चलाना। भी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये पाकिस्तान की और पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, वही किर्गिस्तान में कोई वाक़या तो मिस्री और दूसरे वही किर्गिज़ लोगों की लड़कों की लड़ाई हुई, वो लोग जज्बात में आ गए कि जितने फॉरेनर हैं, वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, दूसरे बांग्लादेशी है, तो रात के गए उन हॉस्टल में तोड़ फोड़ की। न तो कोई उसमें कोई बंदा मर गया है, न कोई सीरियस। ये सोशल मीडिया पर इस तरह चीज़ें दिखाई गई कि मुर्दों की लाशें भी दिखाई गई, दूसरे जगहों से वही चीज़ें निकाल कर और वही तोड़ फोड़, और हमारी वही स्टूडेंट जो है फीमेल, उसके बारे दूसरे बारे इसी तरह एक जज्बाती माहौल बना दी गई। तो इस तरह चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना। और इस तरह झूठा जिसमें कोई बात किसी में है ही नहीं, अगर आप इस तरह झूठ बोलते रहे और पिलाते रहे और उसका कोई पूछे भी नहीं कि आपने क्यों बोला, तो आखिर में उसका क्या एंड निकलेगा और अंजाम निकलेगा। तो इस तरह कोई लिमिटेशन ज़रूर होने चाहिए। ये मुल्की मफाद में भी है और सबकी मफाद में भी है। ये मतलब ही नहीं अगर किसी ने सच बोला है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं, किसी के साथ सबूत है, कोई हक़ायक़ है, कोई रिपोर्ट है, तो उस पर तो कोई न बैन लगे न कोई पाबंदी है, वो दे सकते। मगर किसी ने 100% या बैठ कर और ये वीडियो बनाते हैं, किसी के क्या बनाया, किसी के क्या बनाया, किसी के क्या कर दिया, तो वो तो मुनासिब नहीं है। उसकी रोकथाम ज़रूर होनी चाहिए, जितनी बस चले उसी लिमिट तक रोकथाम होनी, लेकिन पूरे ये सबकी मफाद में। लेकिन सारे सहाफ़ी खिलाफ हैं आपके। और मरियम साहिबा का मेरे पास अपना एक साउंड बाइट है जो मैंने चलाया था 2021 में। उन्होंने कहा था कि अगर कोई कथन लगेगी, और मैं मीडिया की कथनों के बहुत खिलाफ हूँ, और अगर कभी कोई ऐसी कथन लगी और अगर इस तरह का हुआ तो मैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सबसे पहले पर मैं आप लोग मतलब है, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा मुझे ये बताएं। आपको लगता है आवाम खुश होगी आपसे? नहीं मतलब ये नहीं, वही अवाम खुश होंगे जो सच के साथ है। वही अवाम ज़रूर खुश होंगे कि झूठ से नजात मिल जाएगी। इस तरह झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और वही आखिर में सब कुछ ठीक होगा। जिसके साथ कोई रिपोर्ट है, हक़ायक़ पर मबनी बात है, वो बिल्कुल दे सकते हैं। मगर अगर उसका काम ये है कि वही मीडिया सेल बना दिए कि सारा दिन जाली वीडियो बनाओ, फेक वीडियो बनाओ, या यहाँ से अटैच करो, ये वहाँ से अटैच करो, किसी के नाम ये लिखो और सबको बदनाम करो, तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात मैं आपसे एग्री करती हूँ कि बिला वजह से लोगों को बदनाम करने का जो ये एक सिलसिला है, और जो ये एक जिस तरह हम सोशल मीडिया को एक्चुअली इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद हमें उस तरह तालीम नहीं दी गई और तरगीब नहीं दी गई। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि आप भी एक थिंक टैंक क्रिएट करें जो आपको ये बता सके कि जी क्या नैरेटिव होना चाहिए और किस तरह इसको बिल्डअप करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब से मैं पूछना चाहती हूँ, सुना है उनकी अनकरीब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कोई मुलाकात होने वाली है, और फेडरल मिनिस्टर से तो उनसे तो हो गई है ना, मोहसिन नकवी साहब से, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द सेनेट से भी। मौलाना साहब तो नवाज शरीफ साहब का दोस्त है, उस दिन भी उसने बात की CWC की मीटिंग में, उसके साथ उसका एक दीरीना ताल्लुक़ है। और सियासत में ये ऊंच नीच आते वो और बात है, तो मुलाकात भी हो सकती है और मिल भी हो सकती है। सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं है। नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब तो एक दूसरे के बहुत करीब है। हमने तो यही भी देखा कि PTI की और मौलाना साहब की भी मुलाकात हुई है, कि ये कोई सोच ही नहीं सकता कि ये आपस में किस तरह बैठेंगे और किस तरह एक ही बात करेंगे। अगर वो भी हमने देखने में आया। तो सियासत में कोई बात, जो मैं 20-22 साल अमली सियासत में रहा, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें ये बात नहीं कि कल क्या होगा, कौन कल के साथ मिलेगा, कौन नहीं मिल सकता है, वक्त पर डिपेंड करता है।
और ख़ासकर फिर मौलाना साहब और उसकी तो नज़दीक ताल्लुकात तो नज़दीक अगर ताल्लुकात है तो आपने उनको क्यों नाराज़ किया? नहीं तो हमारी पार्ट में तो कुछ तरह बात है नहीं। हम वही निगरान ये पिछले जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें हम एक साथ थे, एक साथ चले, तो हमें तो और अपना कोई फॉल्ट मालूम नहीं है कि हमने वो कहते हैं कि मैंडेट नहीं मिला आप लोगों को हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और वो कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट छीना। ये तो इसी पर मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ। मैंडेट अगर KP में नहीं मिला तो किसी को नहीं मिला, ये बात तो नहीं। वो तो लोग एक साइड पर गए, मगर ये बात कि हमारी कोई इसमें फॉल्ट या नवाज शरीफ साहब की कोई फाट तो नहीं है कि मौलाना साहब के साथ कोई ज्यादती की है या कोई इस तरह बात की है। वो तो हम सबको जब हुकूमत वही हमारा था तो हमारा सारा इख्तियार मौलाना साहब को दिया था। हमें भी एक साइड पर अगर हम उस कैबिनेट में थे भी, मगर उसकी बात हरफ आखिर होती थी कि जो मौलाना साहब के वही जो हमारे को, तो अभी तो हमारी कोई इस तरह बात आई नहीं। अभी अगर ये इस तरह आगे बात नहीं हुई कि हमारी हुकूमत या वो इसमें शामिल होता है या नहीं होता है, वो तो अपनी मर्जी अपनी पार्टी का उसका पॉलिसी है। मगर जो आपने क्वेश्चन किया तो मैं कहता हूँ कि सियासत में सब कुछ हो सकता है। ये बताएं अमीर मुकाम साहब कि आपको लगता है कि मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ मिलकर कोई वो करेंगे या फिर उनको मिलने से पहले कोई? मैं ये कहता हूँ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा कि मिल के कोई एहतजाज? मौलाना साहब की पार्टी वाले इसको मानेगा कि हम PTI के साथ निकलते एहतजाज करते हैं, उनकी जो माजी रही है, ठीक, और न PTI वाला ये मानेगा उनके वर्कर इमरान के कि हम मौलाना साहब के साथ निकल कर कल जो हमारी रही है और हमारी जो माजी रही है उसके साथ एहतजाज करें। तो अगर वो लीडरशिप की लेवल पर इस तरह कोई बात हो जाएगी तो मेरे ख्याल में दोनों का इसमें फ़ायदा नहीं होगा, दोनों का नुकसान होगा। तो ये प्रेशर के लिए कर रहे हैं फिर? तो ये हर एक बात हो सकती है, सियासत जो भी हर एक अपना बेहतर समझता है, मगर प्रैक्टिकली आपने बात सोच ली। अगर इस तरह बात हो जाए, पहले भी जो उनकी मुलाकातें हुई तो JOI के वर्करों ने भी डिसलाइक किए और PTI के वर्करों ने भी डिसलाइक किए। अगर इस तरह कोई बात हो जॉइंटली मूवमेंट चलाने का तो ठीक है। अगर लीडरशिप की लेवल पर जो मुझे यकीन नहीं है कि इस तरह बात होगी, मगर फ़र्ज़ कर अगर होगी तो नुकसान उन दोनों का हो जाएगा। अच्छा ये बताएं कि ये जो लोगों को उठाया जा रहा है, अभी इस शायर को उठा लिया गया, आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आपको पता है कि पंजाब के जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, कितने सख्त उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जजेस के हवाले से अगर आपने हमारी इज्जत नहीं की तो हमसे भी ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम कोई डिक्टेशन आपसे लेंगे और हम ये जो यहाँ के जो ज़मीनी खुदाएं वो अपनी हद में रहें। तो आपको लगता है कि जो जजेस पे अगर कोई प्रेशर है, मुझे नहीं पता, वो तो कहते हैं, अगर तो वो प्रेशर है या उन पे वो डाला जा रहा है तो फिर ये तो फिर महाज़राई की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन मतलब किस तरह ये मामला ठीक होंगे? राना सनाउल्लाह साहब की एक गुफ्तगू थी, वो मेरे पास थी, वो ये कह रहे थे कि जी कोई बातचीत हो जाएगी इनसे, या मतलब क्या बातचीत करनी है? वो तो ये कह रहे हैं ना कि हमें धमकाया जा रहा है। और दूसरा, अच्छा वो ये भी कह रहे हैं, अब ये इल्ज़ाम किस पे जाता है, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को कैसे उठा सकते हैं, क्यों उठा रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं भी कहता हूँ कि इस तरह उठाना लोगों का अगर किसी पर साबित हो जाए, क्या साबित हो जाए? ये बात नहीं। अगर कोई बंदा गायब हो गया या नहीं है, किसने उठाया, क्यों उठाया, किसने तो किया, अगर कोई इस तरह उठा रहा है उसको सर्च करना बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि देख ले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मगर मैं भी कहता हूँ कि इस तरह उठाना भी नहीं चाहिए, इस तरह इल्ज़ामात भी नहीं लगाने चाहिए कि फला बंदे ने इस तरह किया होगा। जिस तरह वही कीने में साहबी के वाक़या होगा और एकदम यहाँ से कह दिया कि फला जर्नल ने किया है, तो इस तरह इल्ज़ामात भी नहीं लगाने चाहिए कि अगर कोई बंदा नहीं है तो उसकी तह तक ज़रूर जाना चाहिए। और इस तरह हम भी इसके साथ इस हक़ में नहीं है कि कोई बग़ैर किसी वजह से, कोई रीज़न के, कोई FIR के, कोई चीज़ के इस तरह बात हो जाए। ये जो जजेस को उठाया जा रहा है, PTI के लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह के जो कुछ हुआ हालात, जिस तरह जिसका मर्जी जिसके घर में घुस जाते हैं, जिसके मर्जी जिसके वो निकाल के, तो
अभी ये मार्शल लॉ तो नहीं है, ये तो एक जमहूरी हुकूमत है, लेकिन अवाम में मैं जाती हूँ, आप यकीन करें अमीर मुकाम साहब, कोई नहीं मानता। वो कहते हैं ये जमहूरी हुकूमत है ही नहीं, जमहूरियत में ऐसा हो ही नहीं सकता। ये काम तो आपको अच्छी तरह पता होगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर था एक, और मार्शल लॉ तो उस वक्त था नहीं लगा, लेकिन वो 20 नुकात शुकात जब आए और फिर खैर जिस तरह हुकूमत बनी, लेकिन ये काम तो उनके दौर में भी नहीं। हाँ, उन्होंने एक दफ़ा चैनल ज़रूर बंद किए थे। ये जो आप बात करते हैं तो ये काम हमने इमरान खान की दौर में देखे ज़रूर, हम सबके साथ हुआ है। जिस तरह उठाए गए, जिस तरह जेलों में डाले गए, जिस तरह किसी को पाउडर डाले गए, किसी को चर्च डाले गए, क्या क्या हुआ, राणा साहब पे पाउडर डाले गए, ये चीज़ें हमने उससे सीखे बगैर अपने कोई कसूर के, अच्छा काम भी सीख लेते ना, ये क्यों सीखा आपने? नहीं, मैं नहीं कहता कि हम कर रहे हैं। आपने कहा कि इसकी इस तरह कोई मिसाल नहीं मिलती, और हमारे तरफ से इस तरह कोई विक्टिमाइजेशन, ये आप पीटीआई वालों की बात करते हैं तो उसके अपने वही 9 मई के जो वाक़यात है वो कोई सियासी इशू नहीं है, वो तो स्टेट के खिलाफ जो कुछ हुआ है वही इशू है, और उसके सारे तकरीबन उन केसेस में वही केसेस है कि 9 मई को किसने क्या तोड़ा, किस जगह घुस गए, कितना नुकसान हुआ, क्यों पूरे मुल्क को मफलूज बना दिया, बंद कर दिया गया। तो उस हवाले से बात है, इसकी इस तरह नहीं, सियासी कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल बात नहीं है कि ये बंदा मेरा मुखालिफ है उसको अंदर करो, ये वही बात नहीं जो इमरान खान के दौर में था। चलो ठीक, अच्छा उसके दौर में था तो आपके दौर में भी बंद नहीं हुआ। अब वो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन है रऊफ हसन साहब, वो एक निजी टेलीविजन, पिछले हफ्ते वो मेरे साथ यहाँ थे, निजी टेलीविजन शो में से निकले और उनके ऊपर 4 लोगों ने हमला किया और उनका गल पहले उन्होंने मुंह बचाया, उनके मुंह पे 8 से 12 स्टिचेस आ गए हैं। ये वफाक में, ये कैपिटल में, ये आपकी हुकूमत के नाक के नीचे ये हो रहा है। तो मतलब इस तरह की अगर, ये तो पूरी दुनिया में बदनामी है ना। नहीं मतलब ये जो आप बात करते हैं, ज़रूर किसी की ज़ाती दुश्मनी हुई, किसी की कई इश्यूज होंगे, वो और बात है, मगर इस तरह हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से इस तरह वाक़यात करना न कोई मुनासिब है और न किसी ने किए होंगे। ये कोई मानता ही नहीं है अमीर मुकाम साहब, आप ये बात आवाम में जाके करें ना, कोई नहीं मानता आपकी ये बात। तो लोगों की एक परसेप्शन बनी है ना, जो कुछ होता है कहते हैं एजेंसियों ने किया और उन लोगों ने किया, ये तो लोगों की वजह से एक जहन बना दिया गया है कि बगैर पूछे। मैंने आपको कई मिसालें दी, वही इमरान खान पर जलसे में अजीब सी गोली थी कि कहते गोली यहाँ लगी और फिर नीचे आई और फिर टांग में गई, किस तरह निशानाबाज था और क्या था, उसके क्या हक़ाइक़ है। तो आप इन्वेस्टिगेट करते ना, वो तो बात आ गई कुछ ही नहीं था। तो इसी तरह बात कि उसने एकदम कहता कि मुझे एक जनरल का नाम दिया कि उसने किया, तो ये तो एक और बात है, बगैर सबूत के, बगैर दलाइल के। आप ये कह रहे हैं गोली नहीं लगी, सबूत और दलाइल के साथ वही तो सबके सामने है कि किस तरह गोली थी, किसने चलाई, उसके मकासद क्या थे, ये पता नहीं। अगर कोई किसी को शूट करता है तो फिर इस तरह गोली नहीं लगती है, ठीक ठाक लगती है। तो ये तो लोगों का इस तरह एकदम इल्ज़ाम लगाना, अपने इदारों को बदनाम कराना सबको कि ये फ़लाने किए, और इस तरह, तो मैं कहता वही बात जब आपके साथ दलील न हो, वो बात भी मुनासिब नहीं। चले वो मुनासिब नहीं है। मैं एक ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ, फाटा के जो, क्यों मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट आपकी मिनिस्ट्री के नीचे आता है, तो हमारे पास लास्ट आई थिंक 2 या 3 मिनट है, तो मैं चाहती हूँ इस पर थोड़ी बात हो जाए। अमीर मुकाम साहब, फाटा के लोग सुनने में ये आ रहा है कि वो नाराज़ है, और नाराज़ इस तरह है कि वो ये कह रहे हैं कि जब केपी में हमें जम किया गया था तो उसके बाद हमसे वादे किए गए थे, जॉब्स, दहशतगर्दी ख़त्म होगी, बजट दिया जाएगा, तो अब वो इतना अरसा हो गया है, वो ये कह रहे हैं हमें क्या फ़ायदा है, हमें ये सब चीज़ें नहीं मिली हैं। इस हवाले से क्या पेशरफ्त है, आपने क्या सोचा है, मुलाकातें कोई हुई हैं वहाँ पर, उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन दे ताकि उन लोगों को भी कुछ पता चल सके कि गवर्नमेंट इस हवाले से क्या सोच रही है। नहीं बिल्कुल, ये 2018 में वही उनकी मर्जर हुई और ये बात पे हुआ कि उनके पर ईयर 110 अरब रुपए दिए जाएंगे एडिशनल, 10 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा कि ये एट पार हो जाए, वही डेवलपमेंट हो, ये वो। तो अनफॉर्चुनेटली फिर 4 बजट तो वही इमरान खान ने पेश किए और उन्होंने इसके बावजूद भी उसको वोट दिया। ये उस दिन मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आप फाटा वाले हमारे भाई है, सब ने तो वोट उसको दिया। आपने ये नहीं पूछा है कि जो हमारे 440 अरब बनते थे तो आपकी हुकूमत में, सूबे में भी आपकी हुकूमत थी और मरकज़ में भी, तो आपने इसमें कितने अरब दे दिए। स्टार्ट तो वही से लेना था। मैं बिल्कुल इसकी फेवर में हूँ, जो उनके साथ कमिटमेंट हुई है उसको ऑनर कर लेना चाहिए। अभी अगर हम है तो हमारी ज़रूर हम उनके साथ है कि उनको ऑनर कर लेना चाहिए
और उनकी वही एहसासी महरूमियत दूर कर लेनी चाहिए। ऊँट जिसको दिया अरे कि अपनी अपनी मुल्क हम सब का है, इसको एक साइड पर रखकर उसकी एहसासी महरूमियत दूर कर लेने चाहिए। जो वादे उनके साथ किए गए थे उनको पूरा कर लेने चाहिए थे। आप लोग करेंगे? मैं हर वक्त कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला पूरा करके दिखाएंगे। इस बजट में उनके लिए कोई गुंजाइश होगी? जरूर होगी, बेहतर होगी, पहले बजटों से बेहतर होगी। पहले बजट से बेहतर होगी? ये मैं नहीं कहता सभी, मगर पहले बजटों से बेहतर होगी उनके लिए। तो उनके लिए कोई रिलीफ और जॉब्स और चीजें क्रिएट होंगी? मतलब है कि उसको वही जो फंड उनको पहले मिलता था तो इसी दफ़ा इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बकाया हम उसकी सबसे बड़ा इशू है उनका ये टैक्स का। ये आपने देखा होगा जी कि फाटा और फाटा का ये टैक्स का है कि 5 साल की उनको रिलीफ दी गई थी 2018 में 2023 तक। तो फिर लास्ट ईयर 30 जून में तो फिर मैं उसके साथ लड़ के और शहबाज शरीफ साहब ने मेहरबानी की 1 साल की तोसीह दी। तो 1 साल इस साल ख़त्म हो रहा है। तो अभी उन लोगों की इशू है और मैं भी हुकूमत का हिस्सा अपनी जगह, मगर मैं अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ, उन आवाम को भी करता हूँ। तो मेरे भी अभी ये पहली दफ़ा इस तरह खुलकर आपके प्रोग्राम में मैं प्राइम मिनिस्टर आपको भी रोज़ कहता हूँ। उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई और मैंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए जब तक यहाँ कोई बेहतरी न हो या उनके लिए काम न किया जाए, न पाटा में और न फाटा में कोई डेवलपमेंट न हो, ये चीज़ न हो, तो उसको कंटिन्यू ये एग्जाम्पशन रखना चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी अमीर मुकाम साहब, और आप उनको कौमी धारे में जिस तरह लाने की आप बात कर रहे हैं, तो फिर इस तरह दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहेंगे। नहीं मतलब है कि मैं इसके फेवर में पहली दफ़ा एज ए मिनिस्टर आपके प्रोग्राम में बात की, मगर चूँकि मैं उन लोगों का भी असल में पहले उनका नुमाइंदा हो, फिर बाद में गवर्नमेंट का, तो मैं उसके इस डिमांड के साथ हूँ। मैंने बात की है अपने लेवल पर हर जगह कि ये नहीं होने चाहिए, उसकी ये रिलीफ जारी रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गुफ्तगू में हमने काफ़ी सारी बातें की। अमीर मुकाम साहब फेडरल मिनिस्टर हैं। फाटा के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो लोगों ने मुझे कहा था कि ज़रूर पूछना है, एंड एज अ फेडरल मिनिस्टर पहली दफ़ा उन्होंने इस बात को उस बात पर उन्होंने कमेंट भी किया है और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी वाज़े तौर पे बताया, तो उनका शुक्रिया अदा करूँगी और आप लोगों का भी। फिर मुलाकात होगी नाज़रीन। फॉर फीडबैक राइट टू मी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।